मिलेगा अगर आप अपने आप को कुछ सालों बाद एक अच्छे जगह में देखना चाहते हो। अच्छा ही कुछ संघर्ष लेके आता है। कुछ लोग मेरे पास आते बड़े क्रेजी होके, जब संगीत सुनते एकदम आत्मविभोर होके, दीदी हम लोग को मैं छोड़ दूंगा जॉब, ऐसे भी है। मैंने बोला नहीं, तो छोड़ो मत। हाँ, पर तब तुम्हें 2 चीज़ में पूरा फोकस करना होगा। तब तुम्हारे दोस्त यार ये सब तुमको बंद कर देना होगा। आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट है, वो लोग तो ऐसे कपड़ों जैसे गुरु चेंज करते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। पहले मैं एक कमरे में रहती थी और मैं एक एक करके स्टूडेंट पैम्फलेट्स मैं बनवा के, जितना मेरे पास जॉब करके जितना मैंने पैसा जमाया उसे पैम्फलेट्स बनवाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सुर की बातें करने वाले हैं, संगीत की बातें करने वाले हैं, और आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ सोच रहे हैं, जहाँ विचार कर रहे हैं, वहीं पर आपको ये वीडियो मिलेगी। इसके अंदर आप समझ पाएंगे कैसे आप इस वीडियो से माइंडसेट की बातें, अपनी लाइफ की बातें, अपनी करियर की बातें निकाल पाएँ और इसको इम्प्लीमेंट करके कुछ जीवन में कर पाएँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो सुर के मतलब महान आत्मा में बोलूँगा मैं। वो PhD हैं संगीत में, MPhil हैं संगीत में, उन्होंने कई जॉब्स कर रखी हैं संगीत की, और वो अपना एक सुरभि संगीत चलाती हैं, उनकी फाउंडर हैं। और कई स्टेज मंचों पे, कई जगहों पे इन्होंने अपना संगीत का सुगंध, संगीत की फ्रेगरेंस पहुंचाई है, और कई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं। तो इतनी लंबी लंबी फहरिस्त मुझे मेरे पास है, तो इसको रोकते हुए बात करते हैं डॉक्टर अमृता दत्ता से। थैंक यू मैम सो मच फॉर कमिंग द शो। थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा लगा आज तुम समय निकाल के आए हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिगनिंग में जो शुरुआत हम कर रहे हैं, जो लोग समझे और जिस लिए आप जाने जाते हो, आई वांट कि आप कुछ सुनाएं, कुछ संगीत सुनाएं, जिससे लोग समझे कि किस लेवल पे, किस किस बातचीत पे आप रखते हो। ठीक है, मैं और किसकी एक्सपर्टीज आप रखते हो। बिल्कुल, मैं पहले ये बता देना चाहूँगी कि मैं एक बनारस घराने की गायिका हूँ, और मेरे गुरुजी हैं पंडित दीनानाथ मिश्र जी, जिनसे मैं पहले सीखती थी। जब मैं कलकत्ता मास्टर डिग्री कर रही थी तब मैं उनके अधीन, उनके मार्गदर्शन में मैं थी। और अभी मैं उनके छोटे भाई पंडित भोलानाथ मिश्र जी, वो दोनों बनारस घराने के बहुत बड़े कलाकार हैं। और मुझे आज मैं जो भी आपके सामने हूँ या मैं गा रही हूँ, माता पिता का आशीर्वाद तो देखो निरंतर, मतलब पूरी ज़िंदगी रहेगा। बट गुरु ऐसा है जो आपको, आपके अंदर जो खूबी है उसको बाहर निखर के लाता है। तो मैं गुरुजी, दोनों गुरुओं को नमन करते हुए मैं कुछ बनारस घराने की एक ठुमरी बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने 2 लाइन बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। आ आ अब के सावन घर आ जा, अब के सावन घर आ जा विदेशी सैया, अब के सावन घर आ जा रे, अब के सावन घर आ जा। क्या बात है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। मतलब अब इसके लिए शब्द क्या निकालूं, मैं क्या बात कहूँ, मज़ा आ गया इसके अंदर। थैंक तो यू। ये जो मैंने छोटा सा मैंने सुना है, और छोटा सा आपने सुना है, आई बिलीव कि ये छोटी सी के पीछे बड़ी बड़ी कहानी है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा रियाज है, बड़ा संघर्ष है, और बड़ा माइंडसेट है। जो राहुल माइंडसेट पे जो हम वैसे बातें सीखते हैं, और चैनल हमारा जो है माइंडसेट के ऊपर है, जिसके अंदर हम नई नई बातें निकालते हैं हर फील्ड के अंदर, हर एक्सपर्टीज़ के अंदर, कि कैसे कोई एक्सपर्ट के पीछे कोई स्टोरी रही थी, उस स्टोरी से कैसे आगे निकला वो। तो ये जो आपने इतना छोटा मुखड़ा सुनाया, छोटा,
इसके पीछे बड़ी जो कहानी है मैम क्या है? आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे अपने म्यूज़िक में आए? तो कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ। मैं 2007 में दिल्ली आ गई थी। बट जहाँ से मैं ओरिजिनल बिलोंग करती हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, असम। अच्छा। मैं असम से हूँ ओरिजिनली। हम्म। और असम का भी एक छोटा, आप मान सकते एक छोटा सा टाउन है सिलचर। हाँ। ये छोटा है बट उसमें कल्चरली वेरी रिच है वहाँ। जैसे हम लोग, आपने पूछा कि मैं संगीत में कैसे आई, तो जैसे होता है छोटे समय में हम लोग, मे बी आई वॉज इन क्लास 3 और 4, तो मैं, कोई एक सॉन्ग था, चरित्रहीन एक पिक्चर सीरियल आता था उस टाइम, और उसमें एक टाइटल सॉन्ग था शीतल मंजिल कोमल। मुझे अभी भी याद है, वो मैं गुनगुना रही थी बाथरूम में नहाते हुए, तो मेरे मम्मी पापा ने सुना, तो उनको लगा रे ये तो सुर में अच्छा गा पा रही है, तो मैं उसका भी एक लाइन सुना दूँ, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी में शायद पहली गीत थी। शीतल मंजिल कोमल तेरा आंचल मैंने सदियों से लहराया, चंचल चंचल और एक शाम मैंने तेरे नाम लिख दी। जो सीरियल का टाइटल म्यूजिक था, टाइटल सॉन्ग था। तो मुझे पूछा कि आप गाना सीखेंगे? मैंने बोला बिल्कुल, आप लोग सिखाएंगे तो मैं सीखूंगी। फिर मेरे जो पहले गुरु माँ रही, प्रमिता नंदी, विदुषी प्रमिता नंदी जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उनके प्रति भी पूरा नतमस्तक होके अपना श्रद्धा सुमन उन पे अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने संगीत का पहला रास्ता मुझे दिखाया। वो मेरे संपर्क में मेरी मामी रही है, मेरे मामा जी के साथ। Can we repeat the name? प्रमिता नंदी। प्रमिता नंदी। नंदी इज अ टाइटल। वो असम में थी? हाँ, उन्होंने अपना संगीत का जो विधिवत शिक्षा है उन्होंने लखनऊ में लिया था। वो लखनऊ के थे। तो फिर मेरे दूर संपर्क में एक मामा जी थे, उनके साथ इनकी शादी हुई, वो फिर सिलचर बस गई और अपना संगीत क्लास जैसे मैं चलाती हूँ, वो संगीत विद्यालय करके एक बहुत अच्छा संगीत का स्कूल अभी भी रन होता है। वो वहाँ का धरोहर है संगीत का सिलचर में। तो उसी संगीत विद्यालय में ये मेरी जो मामी जी थी वो सिखाती थी संगीत, और मैं उनके घर पे गुरु शिष्य परंपरा में मैंने सीखना शुरू किया। तो मेरी जो धारा रही है बचपन से, मैंने कभी कोई संगीत स्कूल में नहीं सीखा। मैं ऐसे घर में, जैसे आप मेरे पास आए हो, जैसे यहाँ पे मैं इतने बच्चों को सिखाती हूँ, तो वही धारा से ही मेरी शुरुआत हुई। तो और मैं यहाँ अपने माता पिता का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता ने समझा कि हाँ, इसको संगीत में हम लोग आगे ले जाए, और उन्होंने मेरा ठीक गुरु का चयन किया उस टाइम, जो मेरी नोन भी थी, मेरी रिश्तेदारी में थी, और संगीत के बहुत अच्छे महारथियों से उन्होंने, लखनऊ घराने के अच्छे लोगों से मेरी जो पहली गुरु माँ रही है प्रमिता नंदी जी ने सीखा है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स भी म्यूजिशियन थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स में उसी में आने वाली हूँ कि संगीत मेरे विरासत में नहीं है। अच्छा। मुझे संगीत का देन जो है वो ऊपर से, क्योंकि संगीत उसका होता है जहाँ कुछ कनेक्शन है, कुछ ग्रह नक्षत्र है, वो तो मैं भी मानती हूँ, कुछ है शायद कि मैं संगीत में आई। तो मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट किए पूरे लाइफ लॉन्ग, अभी भी उनका बहुत सपोर्ट रहा। जब मैं पीएचडी कर रही थी तब 2015 में मेरी पीएचडी में एनरोलमेंट हुई, और 2014 में मेरी एनरोलमेंट हुई, और 2015 में मेरी बिटिया हुई, मेरी एक बेटी है। तो उसके साथ आप समझ सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत कठिन समय गुजरा मेरा, उस तपस्या तो है ही। पर हाँ, वही बात है कि माता पिता तभी भी आए, नहीं तुम पीएचडी करो, उसके लिए मत सोचो, हम लोग संभालेंगे जितना हो सकता है। तो मेरे घर वाले जो है वो संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे पीशी, मैं बंगाली हूँ तो पीशी मतलब बुआ को बोलते हैं हम लोग। अच्छा। तो वो लोग, मेरी बुआ जैसे कीर्तन गाती थी, मेरे ताऊ जी मतलब जेठू, वो लोग वो बांग्ला पदावली कीर्तन वर्तन गाते थे,
और हम लोग के घर पे जैसे संकीर्तन होता है, वो महीने में एक बार सब लोग आते थे। तो मतलब माहौल था आसपास? माहौल था, क्लासिकल का माहौल नहीं था कीर्तन ऑब्वियसली, टाइप। बट कीर्तन हो, बांग्ला गाना हो। हम्म, और जैसे मैंने सिलचर के बारे में आपको बताया, वो एक ऐसा खूबसूरत जगह है कि वहाँ पे स्पीक मैके, आप जानते हो, जो एक इतना बड़ा संस्था है स्पीक मैके, जो स्कूल में या कॉलेजेस में बड़े बड़े महारथियों को ले जाते हैं, वो लोग अपना लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं। तो स्पीक मैके उस टाइम सिलचर में भी जाया करता था। अच्छा। मुझे नहीं पता अभी कोई संस्था है क्या जो स्पीक मैके को इनवाइट करता है, नहीं, मुझे एग्जैक्टली अभी का सिनेरियो नहीं पता। उस टाइम जैसे आसाम यूनिवर्सिटी है या ये स्पीक में के मतलब मीन्स जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आते हैं और वो अपने अपने लेक्चर्स देते हैं। लेक्चर्स देते स्पीक में के, तो Like डॉक्टर किरण सेठ जी हैं, अच्छा। जो आईआईटी दिल्ली के बहुत बड़े प्रोफेसर okay. हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था। अब तो ये बहुत बड़ा, मतलब हम लोग को स्पीक में के में गाने के लिए भी एग्जाम पास करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो स्पीक में के उस टाइम वो लोग जाते थे, या उनके एक्सपर्ट वहाँ जाके, क्योंकि मैंने उनके जो बड़े बड़े लोग जो सिंगर है या जो शास्त्रीय कलाकार है, उनका वर्कशॉप भी मैंने अटेंड किया, तब मैं छोटी थी। तो फिर पंडित जसराज जी वो भी गए क्योंकि ऑर्गेनाइज़र बहुत थे वहाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स जो ऐसे कलाकारों को ले जाते थे, स्टेज शोज करवाते थे। और मानो किसी का कोई स्टूडेंट वहाँ सिलचर में है तो उनके घर पे वर्कशॉप हुआ, या किसी मंदिर में वर्कशॉप हुआ, ऐसे मैंने बहुत लोगों का वर्कशॉप अटेंड किया। पंडित जसराज जी, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं कभी शेयर करूंगी आपसे। बिल्कुल शेयर कीजिए, उसमें वीडियोस बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पंडित अजय चक्रवर्ती जी, हाँ, बहुत बड़े बड़े कलाकारों का मैंने सुना है बचपन से। और वहाँ पे क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम से तो कलाकार जाते थे, होल नाइट कॉन्सर्ट, जो अब तो बहुत कम ही रह गया है। होल नाइट कॉन्सर्ट का जो होल नाइट कॉन्सर्ट, हाँ, होल नाइट कॉन्सर्ट होता मींस था। मतलब कितना टिकट खरीदते थे हम लोग रात से सुबह तक। तो कलाकार, शास्त्रीय संगीत का ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तब टाइम को देख के करते हैं। जैसे यमन है तो यमन तुम कभी भी गाओ, बट अगर आपको परफॉर्मेंस देना तो यमन इज एन इवनिंग राग। हम इससे मुझे जो आपके एक इंट्रोडक्शन से हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए। स्टिल आई वांट टू आस्क, जो पहुंचते पहुंचते अगर पहुंच गए तो आई वांट टू आस्क कि राग के ऊपर टाइमिंग लिखी होती है। हाँ। कि ये टाइमिंग मॉर्निंग की है, ये बीच की है, ये रात की है, ये और रात की है। तो ये क्या कनेक्शन है और क्यों ऐसा है कि गाना तो सेम ही होता है, गला तो एक ही होता है, तो ऐसे क्या? ये हम लोग को लगता है। हाँ। पर देखिए, पहली बात तो ये है, अगर बरोजन हम लोग ये गुरु शिष्य परंपरा, ये जो संस्कृति हम लोग की, उसमें हम लोग गुरु को और अपने जो आगे जो हम लोग को दिखाए रास्ता, उनको बहुत नमन करते हैं, बहुत मानते हैं। अगर उन लोगों ने प्रहर के हिसाब से अगर गाना बजाना बनाया है, अगर टाइमिंग सेट कर दिया है, तो ज़रूर उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न तो है ही है, क्योंकि इसके ऊपर पीएचडी में रिसर्च होता है कि आप इस क्षण के रागों के ऊपर विश्लेषणात्मक अध्ययन आपने किया है, इसमें डॉक्टरेट भी होता है। ठीक है, तो देखा जाए, मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर आप क्वेश्चंस लेके आए हो, तो सब कुछ कवर करने के लिए एक्चुअली एक जिस्ट मैं एक चीज़ बताती हूँ। हम लोग प्रहर को, मतलब 24 घंटे को 8 प्रहर में डिवाइड कर लेते हैं, तो हर प्रहर में 3 घंटा पड़ता है। तो हम लोग मानते दिन का 4 प्रहर और रात्रि का 4 प्रहर। ठीक है, जैसे अर्ली मॉर्निंग वो दिन का पहला प्रहर हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8। अच्छा, 4 हो गया। और शाम का, इवनिंग का, जब हम लोग रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू करते हैं, जब हम लोग पहला जिस श्रेणी के राग गाते, जैसे यमन, जैसे भूपाली, हाँ, खमाज थोड़ी देर, मतलब रात्रि के द्वितीय प्रहर में आ जाएगा। तो रात्रि का प्रथम प्रहर होगा इवनिंग, जैसे आप 5:30 मानो, 5 मानो, 6 मानो, इसमें थोड़ा मतभेद होता है। अब ये है कि आप कौन से गुरु के अधीन आप तालीम ले रहे हो। तो ये जैसे यमन, मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी यमन कब हम लोग गा सकते हैं प्रॉपरली, मतलब परफेक्ट टाइम रहेगा। तो हम लोग को जो सिखाया जाता है, बेटा कि 6 बजे का टाइम है, इवनिंग का कॉन्सर्ट है, 6 से 6:30, 7 तक यमन गाओगे तो ठीक है, 7:30, फिर 8 बजे से दुर्गा, खमाज, बिहाग। वोकल कॉर्ड्स मतलब ऐसे अटेन हो जाते हैं, मतलब ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि इस टाइम पे, जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं हम, हमारा वोकल कॉर्ड बहुत वैसे टाइट रहते हैं और मतलब से
बेस में रहते हैं, तो आई बिलीव इसकी वजह से भी होता है, मतलब कुछ क्या, मतलब वोकल कॉर्ड्स के। ना ना, रागों के प्रहर के साथ वोकल कॉर्ड का कोई वो नहीं अच्छा। है। मैं तो ये मानती हूँ, देखो रियाज बड़े लोगों की बात ये है कि सुबह उठ के रियाज कीजिए, बट मैं मेरे फ्री टाइम में बहुत पॉडकास्ट, जैसे तुम मेरे करने आए हो, मैं लोगों की बहुत सुनती हूँ। मेरा कोई फ्री टाइम नहीं होता। मैं या तो मैं संगीत सिखाते हुए आपको मिलूँगी, या फिर मैं लोगों की जो रिसर्च वर्क है या लोग जो पॉडकास्ट में संगीत के बारे में बोलते हैं, मैं वो सब सुनती रहती हूँ। क्योंकि कुछ बोलना है तो आपके अंदर उतना ज्ञान होनी चाहिए कि आप बड़ों को सीख के ही आप बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़े लोग भी बोलते हैं कि सुबह रियाज कीजिए, बट कुछ लोग ऐसे भी बोले हैं जब बैठोगे तभी रियाज है। मानो सुबह जैसे हम लोग, अब मैं एक माँ भी हूँ, हाँ। एक गृहिणी भी हूँ, हाँ। और सुबह अपना बहुत सारे काम रहते हैं, घर का भी रहता है, अपना योगा अभ्यास रहता है। जो संगीत के लिए, गले के लिए जो तुमने पूछा, उसके लिए योग करना चाहिए, स्वरों की, सप्तकों की रियाज करनी चाहिए। तो उतना अर्ली मॉर्निंग अगर ना भी समय निकाल पाऊँ, मैं अपना एक कंफर्टेबल टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं अभ्यास करती हूँ। दोपहर को हो, शाम को हो, रात को हो, सुबह हो, बट उस टाइम मेरा जो मानना है, मैं अपने लिए जो करती हूँ या मैं अपने शिष्यों को जो बोलती हूँ, उसमें आपका मन नहीं भटकना चाहिए। तब तुम फोकस, तब तुम घर वालों को बोलो कि भाई अब मैं घर वर का काम करके आई हूँ, अब ये मेरा टाइम है, मैं अब अपना वोकल रियाज में कर रही हूँ, तो उस टाइम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई थिंक मैम आपकी जर्नी से हम आप वोकल कॉर्ड तक पहुँच गए। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हाउ यू केम इन दिस फील्ड, आप कैसे आए, तो ये आपके जो सानिध्य में लोग आए, और आप जिनकी सानिध्य में आए, और आपके जो गुरु माँ है, उनके मार्गदर्शन से आप उस वे में जा पाए। हाँ, मतलब मेरी जो पहले गुरुमा रही, मैंने बताया उनके बारे में, तो उन्होंने मेरे अंदर ना वो बीज बो दिया संगीत का। और सीरियसनेस तो देखो, एक 4 क्लास 4th 5th के बच्चे में उतना सीरियसनेस क्या आएगा, पर हाँ, मैं अभ्यास करके रियाज करती थी, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ मेरे अंदर बैठते गया, और साथ साथ मेरे मम्मी पापा जहाँ पे भी कोई कंपटीशन होता था मैं जाती थी। हाँ, मेरी माँ एक स्कूल टीचर रही है, वो साइंस की टीचर रही है, उन्होंने रिटायरमेंट किया गवर्नमेंट स्कूल से। और मेरे पिताजी BHU से वो इंजीनियर है, मेरे भाई खुद इंजीनियर है। मतलब मेरा जो घर है उसमें सारे लोग एकेडमिकली वेरी साउंड, इस्टेब्लिश्ड है अपने अपने फील्ड में। तो एक ऐसे माहौल से मैं आई जहाँ पे मुझे बैलेंसिंग करना सिखाया बचपन से, कि अगर संगीत करना चाहते हो तो आपका अभ्यास करना ज़रूरी है। और हर जगह मुझे ले जाते थे, जहाँ पे भी पता चलता था, या मेरे गुरुमा बताते थे कि यहाँ पे एक कलाकार आए हैं कि आप जाइए, या वो भी मेरे साथ चलती थी एज ए गुरु, मुझे ले जाती थी। तो मैंने सीख के, सुन के मेरा जो बचपन है वो मेरा शुरू हुआ, इस कदर शुरू हुआ। मैम, तो ये जो कहानी हमें आपने पूरी बताई, आपने कैसे आपने सीखा, अब शुरुआत कैसे हुई आपकी, और आपका ये जो बीज जो बो गया, जो बीज आपके अंदर म्यूजिक का, सुरों का बीज आपका अंदर डाल दिया गया, उसके बाद आप उस शहर से, उस जगह से बाहर आए, क्या संघर्ष रहे, क्या परेशानियां रही? क्योंकि आई बिलीव फॉर अ फीमेल, फॉर आर्टिस्ट, नॉट अ फीमेल, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिस्ट के लिए, और जो समाज में आपने कहा कि मेरे सारे समाज में सारे एकेडमिक्स वाले थे, और इंडियन सोसाइटी आज तक ऐसी नहीं है कि जो एकेडमिक्स के बाद कुछ आर्टिस्टियन सोच पाती है। हाँ। पहले होता था गाना बजाओगे, ये करोगे, नाचोगे, गाओगे। मैंने आई हैव हर्ड दिस थिंग्स, और मैं सुनता भी देखता भी हूँ। और आई ये तो थिंक आज भी है, ये जो प्रॉब्लम है आज भी रेलेवेंट है बहुत जगह आपके में। स्टूडेंट्स भी सुनते होंगे, बताते होंगे, उनके पेरेंट्स भी बोलते होंगे। हाँ। तो आपने ये सब चीज़ें, और आपके लाइफ में और आपके संघर्ष, ऐसी चीज़ें आई उसके बाद, निकलने के बाद कुछ स्टोरीज हैं इसकी, कुछ अच्छी स्टोरी कुछ हो? देखो, स्टोरीज तो है राहुल, बट वही है कि दिमाग में बहुत कुछ है, तो मैं उसको समेटने की कोशिश करूँगी। यात्रा तो मेरा बहुत लंबा रहा। बिल्कुल। ठीक है ना, आज 2025 है, और मैं कब 2003 में निकली थी मेरी होम टाउन से। और मेरे माता पिता जब तक रहते हैं, आप एक शील्ड में रहते हो, आप बहुत कोजी एक एनवायरनमेंट में रहते हो। और जैसे मैंने आपको बोला, मैं बहुत एक स्मॉल टाउन से हूँ। वहाँ से जब मैं कलकत्ता आई, इसके बाद मैं कलकत्ता आ गई थी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन तक आसाम में पढ़ना लिखना मैंने किया सिलचर से। इसके बाद आई केम टू कलकत्ता फॉर माई मास्टर डिग्री। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा, क्योंकि
जब मैं गई रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जोरासांको ठाकुरबाड़ी में वो था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था, कहाँ पर है? कलकत्ता में। अच्छा, हाँ, जो इनका हाँ, जन्म स्थान है, जोरासांको हाँ। ठाकुरबाड़ी में उनका जन्म हुआ था। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल वे से म्यूज़िक सीखे हैं। हम्म, तो वहाँ पे देश विदेश से लोग आए एंट्रेंस देने के लिए। और कहाँ मैं सिलचर मैंने सीख के वहाँ से मैं निकली, मुझे लगा था शायद मुझे ना ही मिले चांस वहाँ पे, पर बाय गॉड्स ग्रेस और गुरु माँ ने ऐसे मुझे सिखाया, ऐसे उन्होंने तैयार किया, तो आई क्रैक्ड द ऑडिशन और मुझे मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल गया। क्या बात है। और फर्स्ट चांस मिल गया। हाँ, बहुत और अच्छा। आसाम यूनिवर्सिटी में मुझे इंग्लिश, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में था, अच्छा। तो मेरे भाई जो है, जैसे तुमने बोला, सब लोग सोचते थे ये निकलेगी कैसे, करेगी, छोटी बहन है ये। तो मेरे बड़े भाई, उनका भी मैं यह जिक्र करना चाहूँगी, मेरे भाई अभी आसाम यूनिवर्सिटी में ही बहुत अच्छे पोस्ट में गैजेटेड ऑफिसर है। उन्होंने तब वो मुझे बोले कि हाँ तू यहाँ से मास्टर डिग्री कर, आसाम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स रहा तेरा। तो पहले रोके कि नहीं, कैसे क्या करोगे, कलकत्ता इतना बड़ा शहर है, कैसे क्या करोगे। पर मुझे वहाँ पे भी मैंने क्लियर कर लिया था एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश में एमए करने के लिए। तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि तब तक मुझे रविंद्र भारती में मिल गया था। तो वहाँ से एक्चुअली मेरा संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं म्यूज़िक, और जब तुम एक थोड़ा बृहद जगत में आ जाते हो, क्योंकि कलकत्ता आपको पता है वो हब है म्यूज़िक का। वहाँ पे बॉम्बे से भी सीखे लोग आए थे एंट्रेंस देने के लिए, कोल्हापुर से आए थे, कानपुर से आए थे, बॉम्बे से आए थे, दिल्ली से भी एक दो बच्चे गए थे, और सीट गिने चुने ही होते थे। तो वहाँ मैंने मास्टर डिग्री किया। तो मास्टर डिग्री के बाद और एक फिर पैच आया मेरी ज़िंदगी में, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली गाना बजाना सीखते हैं या कुछ भी करते हैं ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट बने, हम लोग अपना कुछ करें। तो तब मेरा विज़न उतना क्लियर नहीं था कि म्यूज़िक करके क्या मैं कमा पाऊँगी, क्या मैं कुछ कर पाऊँगी। मैम इस वेरी वेरी मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैम ने एक क्लियर बात कह दी कि मैं कमा पाऊंगी म्यूजिक करके, बट ये क्लियर क्वेश्चंस जो लोगों के माइंड में आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि म्यूज़िक जैसे तुमने बोला ना, म्यूज़िक करके लोग सोचते हैं भाई इसमें तो पैसा वेस्ट है, बस सीखते रहो, पैसा आएगा या नहीं, वी डोंट नो। हाँ, ये क्लियर क्वेश्चंस जो यूथ देख रहा है, जो एस्पिरेंट है, हाँ, उसका पेरेंट, हाँ, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू द एस्पिरेंट्स आई एम सेइंग, हाँ, न्यू जनरेशंस जो म्यूजिक में आना चाहते हैं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कूप्स। वो सोचते हैं कि कमाओगे नहीं कमाएंगे, कहीं हम इसमें इसी लूप में ना रह जाए, इस रियाज में। तो इसके भी बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, जैसे फिर मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, लेट कंटिन्यू द स्टोरी, यू आर टेलिंग द स्टोरी अबाउट द, फिर हम आए, संघर्ष हुआ, उसके बाद प्लीज कंटिन्यू द स्टोरी। हाँ, तो मास्टर डिग्री करने के बाद मुझे लगा मैं एमबीए करती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि अच्छा म्यूज़िक में कमा लूँगी इतना, ये हो जाएगा। तो मैंने 1-2 महीना एमबीए की कोचिंग मैंने लिया, तो वो देखा कि वो दैट इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी आई एम नॉट फॉर दैट, मैं वो क्लियर हो गई थी। उसके बाद मेरे और एक भाई, मेरे बुआ की बेटा, अभी तो वो यूएस से सेटल हो गया है, यही द्वारका में रहते हैं, उन्होंने मेरे पापा जो उनके मामा जी लगे, उनको बोले, वो और उनकी मिसेस दोनों, मेरी भाभी भी इतना अच्छा गाती। और तब तक क्या हुआ, असम में मैं गाने लग गई थी, सिलचर में, मेरे होम टाउन में, जैसे कंपटीशन में, स्टेजेस में। ओके। और कलकत्ता में भी जब मैंने मास्टर डिग्री किया, तो गाना बजाना मेरा एक मतलब प्रतिदिन का कुछ ना कुछ होता था, जैसे कॉलेज में गा रही हूँ, या मास्टर डिग्री जब कर रही थी कलकत्ता में, तब किसी कंपटीशन में जा रही हूँ, क्योंकि कलकत्ता में तो गए आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ, जैसे पश्चिम बंगो संगीत समिति है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो यंग टैलेंटेड बच्चों के लिए कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं इन सब में गाती थी, कभी हमेशा जीतती थी ऐसी बात नहीं है, पर मैं करती थी, मेरे दोस्त लोग, हम लोग जाते थे। तो फिर मामा जी, मतलब मेरे पिताजी को मेरे भाई ने बोला, जो बुआ का बेटा है, उसको भेजो दिल्ली आए, अगर कुछ नहीं कर पाएगी फिर लौट जाएगी असम या कलकत्ता चली जाएगी, एमबीए कर लेगी बाद में। तो मैं एक सूटकेस लेके आई थी। अच्छा। और वो था 2008 मार्च का महीना, मतलब होली के आसपास। तो वो मेरी ज़िंदगी में और एक बड़ा डिसीजन था। पहले आसाम से कलकत्ता आई, कलकत्ता में चलो फिर भी अपना भाषा बोली मिलता है, थोड़ा सा मैच कर जाता है, कल्चर थोड़ा मैच का, खान पीन।
यहाँ इतना दूर, वो तो मेरे सोचने की भी बाहर था, मैं क्या करूँगी आके। पर यहाँ पे मैं आई तो पहले तो मैं स्कूल में जॉब ढूंढने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू यू नो पुट योर फिट होल्ड करना चाहिए मिट्टी में। तो पहले मैंने सोचा नहीं, मैं आई शुड फाइंड आउट अ जॉब। तो मैं इधर उधर बहुत जगह फॉर में एक्सपेंसेस आपके मतलब हाँ, मेरे खर्चे। एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो है, हाँ। उसको वो मीट करने के लिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। मैं स्कूल्स में म्यूज़िक सिखाती थी। एमिटी इंटरनेशनल में मेरा लास्ट जो जॉब रहा, उसमें एज ए वोकल टीचर, वोकल फैकल्टी। मैम ने क्लियर बिल्कुल नाम इनका नाम ये एक बड़ा नाम है Exactly. MIT, हाँ। बाकी हाँ। तो डेजी डेल सीनियर सेकेंडरी वो है लाजपत साउथ दिल्ली में ही, उसमें भी मैंने काम किया। फिर गिरी इंटरनेशनल में मैंने काम किया, छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल्स में मैंने किया। फिर मैम प्लीज, आई बिलीव इससे कुछ स्टोरी रिलेटेड है, आपने मुझे बताई थी, तो आप वो बताने वाले मुझे। हाँ, वो तो मैं वो बोलूँगी तुमको। तो MIT में मैं जब जॉब कर रही थी, तो उस दौरान जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, आपको पता है इंटरव्यू देखे ही जॉब भी इंटरव्यू के बाद ही मिलता है, 2-3 राउंड। तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर रहे, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा। ठीक है, प्रभात भैया है, पंडित प्रभात कुमार जी, वो सरोद बजाते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। पंडित तानसेन श्रीवास्तव भैया, वो तुम्हारे मैं पुष्प विहार MIT में थी, साकेत MIT में वो एज ए टीचर अभी भी जॉब करते हैं। अक्षय भैया है, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं। तो मैं उन लोगों से डिस्कस करती थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता है स्कूल में आके मैं सिखाऊं और रोज़ ही एक ही पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखा रही हूँ, एक ही चीज़ सिखा रही हूँ। जन मन गण हाँ, या हाँ। तो वंदे मैं नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्कूल टीचर्स, वो भी बहुत बड़ा काम है, मैं वो मानती हूँ, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करूँगी। पर शायद मैं वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती थी। तो 2, ढाई, 3 साल मैंने किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, नहीं, तुम्हें जब नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम कुछ आगे सोचो, तुम प्रोफेशनल सिंगिंग के बारे में सोचो, क्योंकि संगीत ही करते हुए आए हो इतने सालों से। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब छोड़ूंगी और अपना संगीत को ही आगे बढ़ाऊंगी। मतलब संगीत ही करती थी, पर प्रोफेशनली मैं संगीत को आगे थोड़ा ले जाऊंगी। फिर बात आई कि क्या करना है, तो MPhil, मुझे इवन ड्यू का भी पता नहीं था, कहाँ ड्यू है, कौन से स्टॉपेज में मेट्रो जाता है या बस जाते हैं कैसे। तो मैं पूछ के एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंची। उन लोगों ने, मैंने सर्टिफिकेट देखा, क्या करके आए हैं आप, तो मैंने बोला मैं तो मास्टर डिग्री करके आई हूँ। ठीक है, तो आप कीजिए। फिर मैंने MPhil किया वहाँ से। तो उस दौरान क्या हुआ, उस टाइम MPhil था आपका रेगुलर। आजकल तो देखो सब चीज़ थोड़ा ढीला भी हो जाता है, मतलब आप जॉब के साथ भी कर ले तो रेगुलर ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन भी हो जाता है आजकल तो बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको 2010-2011 के बारे में बोल रही हूँ। उस टाइम तो मुझे बताया गया है कि 1.5 साल का कोर्स वर्क है, मतलब 1 साल आप करोगे और 6 महीने का आपका डिजर्टेशन पेपर होता है। ठीक है। आपको रेगुलर आना पड़ेगा। फिर मैंने इस्तीफ़ा देने के लिए मन बनाया। तो वो जो देखो ये सारे प्राइवेट स्कूल में होता है, क्यों छोड़ना है इतना अच्छा। तो उस टाइम मेरा 14-15 हज़ार सैलरी था, क्यों छोड़ना है। प्रिंसिपल मैम ने भी बोला, अमृता ये रॉन्ग डिसीजन है, मत छोड़ो, इतना अच्छा गाती हो, स्कूल में बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं। पर वो मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर लेते ही नहीं थे। मैं जाती थी, रोज़ बैठती थी, शाम हो जाता था। अच्छा। और वो मेरा देखते ही नहीं थे। हाँ, अच्छा ठीक है, कल दे देना, परसों दे देना, ऐसे कर करके फिर एक दिन मैंने सोचा नहीं। और ड्यू से भी कॉल आने लगा कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ड्यू में एक सीट आप ऐसे होल्ड करके नहीं रख सकते। ऑब्वियसली हज़ार लाखों बच्चे आते ड्यू में एडमिशन के लिए। फिर मैंने एक दिन लेटर दिया, या शायद मैंने मेल ही कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला मैं आगे और नहीं आऊँगी। तो अगले दिन से मैं ड्यू में जाना मैंने शुरू किया। तो आपने बहुत इजी बता दिया, पर आपने मुझे ये स्टोरी के बैक में बताया था कि ये स्टोरी में क्या ट्विस्ट ये है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको दिया। हाँ, बड़े मुश्किल से, मतलब उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्कूल अथॉरिटी ने डर भी दिखाया कि नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मेरे पीशा मतलब फूफा जी, उन्होंने एक लेटर लिखा। वो बहुत बड़े ऑफिसर थे, मतलब PWD में वो बड़े बिग पोस्ट में थे। तो ये सब तो उस टाइम तो चिट्ठी लिखना विखने का ज़माना था। तो उन्होंने ऐसे लिखा था, हार्ड कॉपी मैंने पहुंचाया था या मेल किया था, कुछ एक ऐसा चिट्ठी उन्होंने लिखा था। इसके बाद आप रिलीज हो पाए वहाँ से? हाँ, मैं वहाँ से रिलीज़ हो पाई और मैं
आज सोचती हूँ वो डिसीजन मेरे लिए वो साईं बाबा का ही एक कृपा रहा, मेरे मम्मी पापा का, माता पिता का कृपा रहा, या मेरे तब तक मैं काफ़ी कुछ करके आ चुकी थी म्यूज़िक में, तो वो एक अंदर से एक स्पार्क आया, या जो मेरे कलीग्स थे, सीनियर कलीग्स, उन लोगों का कुछ तो मुझे ट्रिगर किया कि मैं वो सांस ले पाई। आज होता तो आज भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो स्कूल में और बड़े रोते हैं, वो लोग करते हैं, करना पड़ता है, बट बोलते हैं कि नहीं, अगर काश पहले कुछ डिसीजन ले लेता, आज अगर मैं होती तो शायद नहीं छोड़ पाती। आज मेरी बेटी है मेरे साथ, मेरा एक खर्चा है महीने एक्सपेंसेस का। है, हाँ, महीने का है, बहुत चीज़ें होती हैं। वो उस टाइम में शादी भी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने ये डिसीजन चलिए लिया। इजी, आप उस टाइम ले सकते हो, एक दाव किसी बैट कर सकते हैं अपने पास, और मैं वो एक चैलेंज ले चैलेंज पाई। ली अपने लिए। हाँ। मैं इसके साथ मुझे ये चीज़ ये करनी, जो कि सुन रहे हैं और जो एस्पिरेंट हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम्म, वो लोग इसी कथन से और इसी बातों से और इसी लोगों से जो उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, बॉसेस होते हैं, या उनके किसी जॉब में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको एक्सपेंसेस हैंडल करने हैं, तो कि कोई ना कोई जॉब करेंगे वो। तो इफ़ दे वांट टू परस्यू देयर फील्ड, वो डर लगता है कहीं छोड़ दूँ, कहीं मैं छोड़ दूँ, कोई होगा नहीं होगा, हाँ हाँ। कहीं छोड़ दिया तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। राहुल जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो पॉडकास्ट का नेम है राहुल माइंडसेट, आपको माइंडसेट बना लेना है। अगर मैं फील करती हूँ कि आई एम कंफर्टेबल एज अ टीचर, आई एम कंफर्टेबल एज ए लेक्चरर, आई एम कंफर्टेबल एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भर अच्छा जॉब करते हैं, पर वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे लगा शायद मैं वहाँ सही नहीं बैठ रही थी, तो मुझे संघर्ष इसलिए भी थोड़ा सा ये था कि फ्रीलांसर जब हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग के पास कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कैसे आप पैसा लाएंगे, कैसे क्या करना है। और बचपन से मुझे सिखाने का बहुत मन था कि मैं सिखाऊं। ये कोई ज़रूरी नहीं आप स्कूल में ही सिखाओ या आप एज ए टीचर प्रोफेसर हो के सिखाओ, आप सिखा अपना प्राइवेट क्लासेस भी आप चला सकते हो। तो जब मेरा मास्टर डी एमफिल में एडमिशन हुआ, तब तो मैं जॉब छोड़ चुकी थी, और बुरा भी लगता था उस टाइम मम्मी पापा से मैं पैसा लूँ अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो तब मैं द्वारका शिफ्ट हुई। पहले मैं सीआर पार्क रहती थी, और मेरे भाई जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया वो भी द्वारका में थे, उन लोगों ने बोला कि आप द्वारका शिफ्ट हो जाओ। तो मैं यहाँ पे इसी अपार्टमेंट में, द्वारकाधीश में, इसका भी नाम बोलना चाहूँगी, बड़ा मेरे लिए लकी रहा ये अपार्टमेंट। पहले मैं एक कमरे में रहती थी, और मैं एक एक करके स्टूडेंट पैम्फलेट्स में बनवा के, जितना मेरे पास जॉब करके जितना मैंने पैसा जमाया उसे पैम्फलेट्स बनवाया। या कितना ग्राउंड वर्क से बात कर रहे हैं हम, मतलब पूरे ये सब देखो, रियलिटी लोग है ये। रियलिटी है, लोग शायद बोले ना बोले, पर मैं तो सच्चाई सबको बोलती हूँ। मैं ये बोल रोकना चाहूँगा कि जो इस अभी आपके स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप फैकल्टी हैं, आपके अवार्ड शो हो रहे हैं, आपके पास शोज चल रहे हैं, तो वो लोग ये इस ग्राउंड लेवल की बातें करते नहीं, बट यू आर टेलिंग अबाउट ग्राउंड लेवल बातें कि जिसके अंदर पैम्पलेट बंटवाया आपने। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां ये शौक, ये सपना उनके आंखों में चमकता है Exactly. कि ये सपना है मेरे, पर उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ वो नहीं जानते हैं, वही जानना है हमें। वो नहीं जानते। तो मैं तो जॉब नहीं करती, मेरा कोई फिक्स सैलरी नहीं है, मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी जाती हूँ। गेस्ट का जो भी यूजीसी का एक अमाउंट है, मेंशनड अमाउंट रहता है, पर लेक्चर का आपको उतना मिलेगा। तो मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी जाती हूँ। तो उस टाइम जब मैं एमफिल कर रही थी, तो मैंने एक दो स्टूडेंट करके सिखाना कैसे कैसे किया आपने, संघर्ष क्या रहा उसमें, अपने पैम्पलेट बंटवाए, कोई बंटवाए। आया नहीं आया, हाँ, कैसे ऐसे हुआ? मेरे सामने कुछ लोग मैं खुद देती थी, आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई सेल्फ। हाँ आज तो चलो मेरा एक टीम है, हाँ हाँ, मैं सबके नाम धीरे धीरे बोलूँगी, मैं जिनके बदौलत मैं आज हूँ मैं सब बोलूँगी, बट उस टाइम हार्डली 2-3 लोगों को मैं जानती थी। मैं तो खुद रिक्शे वाले को पकड़ के, ठेले वाले को पकड़ के, ठेले के उसमें अभी भी आज भी करती हूँ मैं राहुल। अच्छा। कहीं अगर मुझे, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मेरा सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं नए नए लोगों तक जुड़ना चाहती हूँ। शायद नया कोई बच्चा आए, नया कोई प्रॉब्लम लेके आए, मैं उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ गले का, तो मैं ही ना सीखूंगी उस लाइन में। तो अभी भी यहाँ पे द्वारकाधीश में तुम आए हो, एक सब्जी वाला भैया है, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपका एक पैम्फलेट दीजिएगा, तो एक पानी का वो है ना, उसमें चिपका दूंगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने चिपकाया कि लो कोई बात नहीं, लोग जुड़े मुझसे, मैं जोड़ना चाहती हूँ लोगों से। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम अच्छे गुरु हो, तुम्हारे अंदर सिखाने का तालीम है, तो एक से तुम्हारा स्टूडेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मैं
एक खुद एग्जाम्पल हूँ। कैसे मैं एक स्टोरी जानना चाहूँगा, जैसे जैसे आप पैम्पलेट बंटवाए, हाँ, आप तो एक स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट आया, फिर वो फ़ोन किया उन्होंने, मेरा हाँ। नंबर, मैंने नंबर मेंशन कर दिया, तो वो आए। रूम भी छोटा था, एक रूम में एक किचन था मेरा वहाँ पे। पर हाँ, पहले से मैं एक चीज़ जो मेंटेन करती थी, मैं जब भी क्लास लेती थी उससे पहले मैं उनसे इंटरेक्शन करती थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने और माताजी ने एक सीख दे के मुझे भेजा था कि अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। बुरे लोग भी मिल जाते हैं दुनिया में, संघर्ष तो रही है, तो पर जिनको मैं सिखाती थी, मैं थोड़ा ऐसे लोग देखती थी जो म्यूज़िक के प्रति जिनकी समर्पित भाव है। तो मेरी जो पहली स्टूडेंट रही वो आईआईटी दिल्ली से रही है, अच्छा ठीक है। वो मेरी माँ समान है, आज भी वो मुझसे म्यूज़िक सीखती है। अच्छा और मेरी मतलब जस्ट लाइक माई मदरली फिगर डॉक्टर रमा देवी जी, अच्छा ठीक है, वो गंगीनाथ निकुंज में रहती है, द्वारका में। तो वो भी ढूंढ रही थी, वो मेरी पहली स्टूडेंट है। तो वो आई सीखने, फिर उन्होंने किसी को बोला, उन्होंने किसी को बोला। मैं अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट शायद पहले मैंने नहीं किया, ऐसे माउथ टू माउथ मेरा होता गया नाम, मतलब लोग जानने लगे। तो फिर स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, फिर मेरा एमफिल हो गया तब तक। फिर बीच का 2-3 साल मेरी गैप रही, कब, क्योंकि उस समय मेरी शादी हुई 2011 में, आई गॉट मैरिड। तो उस टाइम 11, 12, 13 जो ये 3 साल रहा, जब तुम किसी नए दुनिया में, नए उसमें आते हो, तो नई चीज़ें वो आपके लिए। हालांकि जो मेरे लाइफ पार्टनर है वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहे, अच्छा, तो वो अच्छी बात मेरा रही। लव मैरिज रहा। हाँ और संगीत करते हुए अरुण जी ने मुझे देखा बचपन से, उनका भी बहुत योगदान है मेरे पीछे, आज भी है, आज भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे, क्योंकि मैं आई एम ए फ्री बर्ड। मैं कभी भी कोई भी कॉन्सर्ट, रात को, दिन को, सुबह को, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, मध्य रात्रि में भी मुझे जाना है। और मेरी बेटी को भी मैंने ऐसे ही ग्रूम अप किया, वो भी ऐसे ही, वो खुद भी क्रिकेट खेलती है, छोटी है अभी, वो भी अपना चला रही है, उसका बिल्कुल, भी मैं देखा एक हूँ। कैरियर है। तो तो वो जो 3-4 साल रहा, तो मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, पीएचडी तब मेरा हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे जिनके अंडर करना था वो तब उस टाइम फ्री नहीं थी, क्योंकि मेरा था कि मैं उनके अंडर ही डॉक्टरेट करूँगी। तो मैं वो 3-4 साल जो 2011, 12, 13, 14 तक कुछ, मैं अपना संगीत को और स्कूल को, मतलब मेरा जो क्लासेस है उसको मैं और बढ़ाने लगी। मैं ओके। लोगों से मिलने लगी, मैं गुरुजी से और इंटेंसिव तालीम लेने लगी। मैंने ऑल इंडिया रेडियो तब ऑडिशन दिया, क्योंकि ऑडिशन बोर्ड होता है, एमएबी बोर्ड, लोकल ऑडिशन पास करना पड़ता है आपको। अब तो गुरु की कृपा से मैं मतलब एक ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ रेडियो एग्जैक्टली। का। गुरुजी का बहुत कृपा रहा जब मैं दिल्ली आई, वो भी मैं धीरे धीरे बताती जाऊँगी। तो अ, फिर वो समय मैं अपने गुरुजी भोलानाथ मिश्र जी से बहुत अच्छे से सीखने लगी, और मैं अपना स्टूडेंट का संख्या बढ़ाने लगी, स्टेज शोज करने लगी। तो धीरे धीरे समय भी बीत गया मेरा, और अच्छे से गुजरा वो समय। मतलब पैम्पलेट से स्टेज शो फिर तक पैम्फलेट से थोड़ा ऊपर आ गई ऊपर आ गया। थोड़ा सा तो माउथ टू माउथ रेफरेंस माउथ टू रेफरेंस। माउथ रेफरेंस में हाँ। ये होने लगा। और पीएचडी के लिए भी सोच मैंने बंद कभी नहीं किया, ढूंढने लगी सुपरवाइज़र कि मुझे जिनके अंडर करना था। फिर लकीली 2014 में मेरी एनरोलमेंट हुआ, पंडित प्रतीक चौधरी जी। वो भी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी लॉस्ट हिम इन द कोरोना। वो बहुत यंग थे, और उनका वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन थे। मुझे था, क्यों मैंने वेट किया कि मुझे एक ऐसे कलाकार के अंडर करना है जो प्रोफेसर भी है और स्टेज शोज, मतलब स्टेज पे भी उनका ऑरा है, दोनों एक्सपोजर आपको देगा। दोनों। हाँ, तो सर ऐसे थे जो बहुत बड़े कलाकार रहे, सितार के। उनके पिताजी है पद्म भूषण देबू चौधरी जी, उनके सुपुत्र रहे ये अच्छा। पंडित प्रतीक चौधरी जी। वो डीयू में प्रोफेसर भी थे और एक कलाकार भी थे, बहुत अच्छे लेवल के कलाकार थे। साथ ही साथ मेरे गुरुजी, जो जिनसे मैं तालीम अभी भी ले रही हूँ, पंडित भोलानाथ मिश्र जी, वो भी बनारस घराने के बहुत बड़े कलाकार हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक ही जगह जॉब किया, ऑल इंडिया रेडियो, अच्छा। आकाशवाणी में। उन्होंने अपना उन्होंने रिटायरमेंट भी, पिछले साल उनका रिटायरमेंट हुआ आकाशवाणी से। तो वो भी जीवन में बैलेंसिंग, तो मैंने इन सभी से बैलेंसिंग करना सीखा, एक अच्छा इंसान बनना सीखा। नहीं पता मैं कितना बन पाई, पर गुरुजी से ये सीखा कि संगीत करने के साथ साथ आपका स्पष्ट वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को
सही दिशा में देखना बहुत ज़रूरी है। और लोगों के साथ, लोगों के पास, जब बड़े लोगों के पास जाओ तो मतलब स्टूडेंट बन के जाओ। मैं आज भी बोलती हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सच में अभी भी तो सीख ही रही हूँ। पर हाँ, कोशिश करती रहती हूँ जो गुरुजी से मैंने सीखा वो सब मैं अपने स्टूडेंटों में बांट दे सकूं। पाए। और एक चीज़ जो मैं मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो है, मैं सभी को एक जैसे नहीं सिखाती। अगर कोई बच्चा आता है तो उसको मैं उसके लेवल में आके सिखाती हूँ। कस्टमाइजेशन ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने आप को कुछ साल बाद एज अ टीचर देखना चाहते हो कि मैं एज अ गुरु बनूँ, अच्छा मेंटर बनूँ, तो आपको थोड़ा ये भी सीखना है कि जैसा है उसको, अगर आप कोई लड़का आया या लड़की आई है, वो पहली बार तुम्हारे पास, तुम अगर बहुत ज़्यादा रागदारी में उसको उलझा दोगे, फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली तो वहाँ तक तो आपको पहुँचना ही है, कि वो तो हम लोग का बेस है, फाउंडेशन है। पर कैसे ले जाओगे उसका थोड़ा आपको उससे पहले सोचना पड़ेगा। ये बच्चा आएगा या ये लड़की आ रही है, क्या उम्र है। जितनी क्षमता उतनी उसके हिसाब से चीज़ें करवानी है। हाँ, फिर कुछ दिन बाद आप अपने आप एज ए गुरु उसका अपने रंग पे ढल लोगे, या वो भी आपके रंग में आ जाएगी जब एक रिश्ता बन जाएगा। बिल्कुल। तो हाँ, यहाँ पे मैं थी। फिर मैंने 2014 तक ये सब मेरा चलता रहा। 2014 मैं इसमें 2014 में रुकने चाहूँगा आपको मैं। हाँ, उसी क्षण में 2014 में मार्च में मेरा मार्च में एनरोलमेंट हुआ पीएचडी एनरोल हो गया। में। अब आपने सारी मार्केटिंग कर दी, लोगों से मिल लिए, प्लस लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पहले जो आपकी जो बातें थी वो कम थी, फिर ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों के बीच में कि मैम वहाँ सिखाती हैं। तो फिर उस टाइम पे, उस बीच में कोई ऐसी कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई स्ट्रगल हुआ जिससे आपको कोई नेगेटिव रहा, जिससे आपको सीखने को ज़्यादा मिला? बहुत रहा, बहुत रहा। एक बताइए हम कोई, क्योंकि जो श्रोता में सुन रहे हैं, पॉजिटिव हर कोई बताता है मगर नेगेटिव सब छुपा लेते हैं, मगर वो नेगेटिव ही है जिससे हम ऊपर बढ़ पाते हैं। तो आई वांट कोई स्टोरी, क्योंकि मैम ने एक रियलिटी बताई है, तो रियलिटी से कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपको लर्निंग देती है। देखिए, पहली तो बात है कि हम लोग आउटसाइडर हैं। हाँ, ठीक है। मैं आउटसाइडर मीन्स आउटसाइडर मीन्स मैं लोकल दिल्ली की तो हूँ नहीं। ओके ठीक ओके है? ओके। और ना मैं विरासत में संगीत को लेके आई हूँ। तो अपने आप को प्रमाण करना सबके सामने कि मैं कोई हूँ, या मैं गाती हूँ, या मेरा भी एक मंच मुझे दीजिए, मैं भी गाना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूफ करना कठिन रहा। इसमें एक ये बात थी कि जिनसे मैं पहले सीखती थी, पंडित दीनानाथ मिश्र जी, मेरे जो कलकत्ता के गुरु रहे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था। पहले से मैं गुरु चयन से आपको बोलती हूँ कि गुरु का चयन हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं जब आई दिल्ली में, तो मैं किनसे सीखूं, क्योंकि सीखना तो मुझे था। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि छोटे गुरु जी के लिए, उनके छोटे भाई है ये। तो मैं गुरु जी के पास, छोटे गुरु जी को मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला बेटा टाइम तो बहुत, क्योंकि उस टाइम वो जॉब में थे और वो भी एक स्टेज कलाकार, परफॉर्मर है, तो स्टेज शोज करना, स्पीक मेकर में वो खुद बहुत अच्छे, स्पीक मेकर में भी कैटेगरी होता है आर्टिस्टों की, तो बहुत अच्छे कैटेगरी में मेरे गुरुजी हैं। रेडियो का इतना बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर था। फिर इतने शिष्य, 100-150 तो उनके शिष्य होंगे। अच्छा। तो मैंने गुरुजी को बोला नहीं, मुझे आपसे सीखना ही है जैसे भी हो। तो मुझे गुरु पहले से अच्छे मिल गए। ये एक पॉजिटिव था मेरे लिए कि शायद गुरु का जो सिलेक्शन है वो माता रानी की कृपा रही कि मेरे अच्छे रहें। और गुरुजी के साथ मेरे बहुत अच्छा एक संबंध है आज भी। मैं अभी कॉल करूँ गुरुजी मैं यहाँ पे, या किसी को सिखाते हुए ये मुझे, मैं अटक गई वहाँ, वो तुरंत मुझे हेल्प करते हैं। घर के वो मेरे एक मेंटर है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे फिलोसोफर है, गाइड है, सुपरवाइज़र है। और प्रतीक भैया भी बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, जो मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर। तो मैं अच्छे लोगों से मेरा एक सर्कल रहा है। अच्छा, कठिनाई के गुरुजी ने तो ये बोला, मेरे माता पिता ने भी बोला देखो कठिनाई तो बहुत होगी तुमको। बहुत जगह मैं पहुंची, किसी से मिलने जाना है, वो मुझे टाइम दे के शायद वो घर से निकल ही गया। ये ज़्यादा मेरे साथ हुआ कलकत्ता में। अच्छा। तो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने गई, कोई सीरियल में गाने के लिए, या छोटा कुछ रोल के लिए, या छोटा कुछ संगीत के लिए, वो शायद बातचीत भी ठीक से नहीं किया मुझसे। हाँ, या देखो महिला के लिए ये मैं बोलना यहाँ
उचित है अनुचित है मुझे नहीं पता, बट I मैं would थोड़ी say स्पष्ट reality वक्ता हूँ तो मैं हाँ बोलती हूँ। महिलाओं के लिए अब जो मेल सिंगर से वो लोग बोलेंगे कि मेल के लिए नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल ज़रूर है, सभी के लिए स्ट्रगल है। पर महिलाओं को, एक फीमेल को भगवान ने शायद ऐसे बनाया कि आप में आपका कुछ ऐसा है कि जिसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं शायद, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण संघर्ष मुझे लगता है कि पहले भी रहा। पहले अगर मैं बहुत पहले की भी बात बोलूँ, जो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, महिलाओं को घर भी संभालना पड़ा, अपने आप को भी संभालना पड़ा, दुनिया से भी लड़ना पड़ा। दुनिया से भी लड़ना पड़ा। हम्म, तो संघर्ष तो महिलाओं के लिए पहले भी था, आदिम युग में भी था, ठीक है, मध्य युग में भी था, आधुनिक युग में भी है, और ये रहेगा। जब तक महिलाओं के साथ कौन है, तुम्हारे आगे वाला कौन है, वो तुमको कैसे देख रहा है, वो तुमको किस एंगल से जज कर रहा है, वो अगर सही नहीं होगा तो ये संघर्ष तो रहेगा। असलम से संघर्ष से बाहर निकले आप? हाँ, क्योंकि करना तो था मुझे म्यूज़िक, तब तक ये हो गया था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। पहले तो मैं ये, मेरा माइंड में मैंने ये सेटिंग बिठा दिया था कि जो भी करना है, एज ए टीचर रहूँ या एज ए प्रोफेसर कहीं लग जाऊँ, जो मुझे नहीं मिला जॉब आफ्टर हम इसमें से माइंडसेट की बात हम निकालेंगे, जो बात हुई हमारी कि जिसने ठान ली कि मुझे करना है, हाँ, वो रास्ता निकाल लिया, वो निकाल लेगा। एनी हाउ कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़े, एनी हाउ आप ये फीमेल हैं या मेल हैं या कुछ भी है, कैसे वो भी है। निकालेगा। हाँ, पर वहाँ पे क्या है, संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा रहता है महिलाओं के साथ, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी ऐसा बना हुआ है कि तुम संगीत करो पर अपना घर वर देख के, या हाँ। संगीत करो अपने माता पिता का अनुमति लेके, या संगीत करो अपना हस्बैंड। तो ये एक तरफ से अच्छाई भी है, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। जैसे किसी ने बोला कि रात को 10 बजे मिलना है, दैट इज़ नॉट अ सुटेबल टाइम, बट काम के लिए जाना पड़ा, काम के लिए मिलना पड़ा। उस टाइम तुम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे उस बंदे के सामने, उस पर्सन के सामने। वो मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचें इन सब चीज़ों को, तो आप बच सकते हो। बचने के भी रास्ते हैं, वो आपको आना चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब, उस टाइम पे उस पर्सन से मिलना चाहिए या नहीं, या नहीं चाहिए, आप या उनका थोड़ा सा खबर लो, अगर आपके नोन सर्कल में है जो इनको जानते हैं या किसी सोर्स से जानते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ जो हुआ है, ऐसे बहुत हुआ है। मैं कहीं गई, नाम मैं नाम यहाँ लेना उचित नहीं होगा। मैं कहीं गई, कुछ महीनों पहले की बात है, जहाँ मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगी, मेरे साथ कोई होगा नहीं, आप सिर्फ हारमोनियम के लिए किसी को रख दीजिएगा द्वार में, मतलब डोर में, ताकि वो, क्योंकि मेरा स्केल चेंजर इज़ वेरी हैवी, वो कोई नहीं था उठाने वाला। ठीक है, ये भी की बात है। हाँ, ये अभी की बात है। जब मैं गा रही हूँ, मैं लोग थोड़े थोड़े से जानते भी, फिर भी ऐसा होता है। म्यूज़िक वर्ल्ड इज़ वेरी अनसर्टेन, इसमें सुंदरता है इसकी। म्यूज़िक, हम लोग बोलते भगवान को पाने के लिए ये बहुत अच्छा मार्ग है, ये सब कुछ ठीक है, मैं सब किसी की भी चीज़ को मैं नकार नहीं रही हूँ, पर इसके साथ ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ये तो मैंने ये हारमोनियम मैंने खुद उठाया, और करीबन 10 मिनट मुझे इस हारमोनियम को लेके चलना पड़ा, और उसको लेके फिर जब रात को मैं शो करके निकल रही थी, आई थिंक 20-25-30 किलो कम से कम होगा ये, और भारी है ये। मैं थोड़ा सा रुकी, थोड़ा सा ली, थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा किसी को ऐसे रेंगते रेंगते मैं पहुंची। लास्ट में जब मैं लौट रही तो मैंने, जो मेरा कैब ड्राइवर था, उसको मैंने बोला, भाई मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूँगी तुम्हारे। तो ये सब तो गए आए दिन हुआ, हर रोज़ का स्टोरी था। अब क्या है, अब जैसे मैं कुछ नाम ज़रूर बोलना चाहूँगी, अमित है, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ अमित को। वो 4-5 महीनों से मेरे साथ, मैंने बोला नहीं अमित, क्योंकि कलाकार को अपने रियाज में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में बढ़ गई हूँ अभी, पर मैं अपना क्वालिटी नहीं, किसी भी एंगल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, एज ए गुरु भी नहीं और एज ए सिंगर भी नहीं। तो मैंने अमित, मेरा भाई है, तो मेरा सोशल मीडिया जो है या सब कुछ, वो तो एक मेरा सहारा मिला मुझे उनसे, टीम मेंबर मिला। और को है मेरा छोटा भाई, वो बहुत बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है,
वो भी कभी कभी मेरे लिए हेल्प कर देता है। मेरे हस्बैंड है, अब उनका एक अपना जॉब है अपना, वो ही इज़ अ बैंकर, और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं, तो टूर भी करते हैं। तो हमेशा हर जगह उनको ले जाना भी, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। और हमेशा वो हो, तो ये सब चीज़ें तो राहुल जी करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कुछ सालों बाद एक अच्छे जगह में देखना चाहते हो, अच्छा ही कुछ संघर्ष लेके आता है। और जितना आप तपोगे, जितना आप उन सब चीज़ों को समझोगे, दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, पर वो आपको कहीं ना कहीं वो हार्डशिप सीखने के लिए मदद करता है कि अच्छा लोग ऐसे भी हैं। एक हार्डशिप मैं पूछ रहा हूँ, जो फीमेल है, मेल के साथ भी होता है, मेल भी जाएगा। हाँ, अब मेल जब के साथ भी होता है। मान के चलिए, लेट्स से हमने फीमेल की बहुत बात कर दी, मैं एक मेल की बात करता हूँ, जिससे वो ना हो, फेमिनिज्म ना हो, मतलब ज़्यादा लड़कियों की बातें ना हो, एक जनरल बातें करते हैं। एक पर्सन है, वो उसको कोई उम्मीद नहीं है पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम होगा नहीं होगा, समझ रात के 12 बजे बुला लिया कि आपका संगीत है, हाँ। आपका ये है। अब वो उस असमंजस में है, उस संघर्ष में कि यार मैं जाऊं कैसे और क्या करूं, कैसे करूं, जाऊं या ना जाऊं, कुछ होगा ना होगा, कैसे मुझे उसमें करेगा। तो लड़कों के ये साथ तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो जॉब करता है संगीत में, कहीं टीचर है कहीं वो है, ठीक है, उसका एक फिक्स सैलरी है। अगर वो, क्योंकि वो अर्निंग, ये होता है ना कि बेटा है घर का, या हस्बैंड है, मतलब उसको पहले फैमिली देखना है, या बेटा है पहले अपना घर का उतना देख लेना है, फिर तो संगीत होगा। खाली पेट में तो संगीत नहीं होगा, तुम हवा खा के तो संगीत नहीं करोगे। ठीक है ना। तो मैं उसको यही बोलूँगी, जैसे मेरे पास बहुत ऐसे लड़के मेल जो वकील है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो सीए है, तो मैं उनको, कुछ लोग मेरे पास आते बड़े क्रेजी होके, जब संगीत सुनते एकदम आत्मविभोर होके, दीदी हम लोगों को, मैं छोड़ दूंगा जॉब, ऐसे भी है। मैंने बोला नहीं, इंजीनियर लड़का हो, महीने में इतना कमाते हो, आज अगर तुम्हें एक फ़ोटोशूट करना है तुम्हारा, या तुम्हें एक अपना म्यूज़िक वीडियो बनाना है, तुम पॉडकास्ट कर रहे हैं अपना, किससे पैसा लोगे? तो छोड़ो मत। हाँ, पर तब तुम्हें दो चीज़ में पूरा फोकस करना होगा। तब तुम्हारे दोस्त यार ये सब तुमको बंद कर देना होगा, कि तुम्हें एक हार्डकोर जॉब में हो, वो भी तुम्हें संभालना है, और संगीत तुम सीख रहे हो तो उसका भी तो कुछ डिमांड है, जैसे रियाज है, गुरु जी के पास जाना है, सुनाना है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास आओगे तभी मैं दूसरा लेसन दूँ। तो मैं उसको ये बोलती हूँ, ये मैं मनोज बाजपेयी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो एक्टर है, ठीक है ना, सब लोग फ़ैन हैं, आप भी हो शायद। तो उनका एक बात मैं समझ गई, क्योंकि वो भी बहुत ही पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज है। वो हो गए पंकज त्रिपाठी जी, हो गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन लोगों की तो मैं सुनती ही रहती हूँ रोज़। संगीतकारों के साथ साथ इनका भी सुनती हूँ, क्योंकि वो लोग आउटसाइडर थे, वो लोग संघर्ष करके आए हैं, सेम माइंडसेट। मनोज बाजपेयी जी ने एक पॉडकास्ट में बोला था, शायद ललन टॉप में, कि 30 साल 35 साल तक एकदम गमछा पहन लो और बांध लो उसको कमर में, तो ही तुम कुछ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पापा बहुत बड़े कोई है तो अलग बात है, अगर तुम सिंपल घर से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो 30-35 साल तक और सब कुछ भूल जाओ। तुम सिंगल फोकस, हाँ, सिंगल फोकस रखो। और वहाँ पे मुझे लगता है, जैसे मैंने सेफ थोड़ा सा एक वे आउट बोला, कोई लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक साउंड अमाउंट वो कमा लेता है, साथ में म्यूज़िक को रखो, बाकी कुछ बंद कर दो। जैसे वीकेंड में पार्टी करना, या वीकेंड में बंद करके करो वो भी, बट रियाज कैसे, मैं 6 महीना हो गया गुरु जी से, गुरु माँ से, तो 6 महीने में इतना मैंने गाया, ये इतना मैंने सीखा, तो अगला 6 महीने का माइंड में एक माइंडसेट बनाओ। मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ लिखो। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है, हम लोग गुरु के घर में जाते, गुरु सिखाते, हम लोग सीखते हैं, पर मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि आजकल लोग एक साथ बहुत कुछ करते हैं, तो भूल जाएंगे रियाज का, वो भूल जाएंगे। मैं लिखती हूँ, सब बच्चों के मेरे पास कॉपीज़ है। जब बच्चे आते हैं पूछने की मैम क्या क्या लाना है, कॉपी लाना है, मेरे सरस्वती माता के लिए एक फूल लाना है पहले दिन, और अपना डायरी लाना है। मैं पहले दिन से लिखना शुरू करती हूँ कि तुमको इस हफ्ते का ये काम है, क्योंकि महीना निकल जाएगा, 6 महीना निकल जाएगा, वो टाइम भी दे रहा है, वो पैसा भी दे रहा है मुझे, फिर 6 महीने बाद लगेगा मैंने क्या सीखा। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने किया है। अगर एक महिला, या अभी इसको जर्नी ले लें, जो अपने स्टेप्स काटें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट निकाले, इफ यू वांट टू बिकम आर्टिशियन, और आपको एक म्यूजिशियन बनना है, और साथ साथ मुझे सिखाना है, मैं अपने आप सिखाना है, हाँ, मैं दोनों को बराबर लेके चलने की कोशिश। अगर स्टेप बाय स्टेप काटेंगे इसको, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो ज़ील और वो तड़प वो होनी चाहिए कि मुझे करना है। बिल्कुल। सेकंड आपके संघर्ष आएंगे, जो हमने बताया, संघर्ष से आप पार कर जाओगे अगर आपके अंदर ये होगा तो, और आपको बनना है तो आप ये सब सारे संघर्ष पार कर जाओगे। हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करके प्रायोरिटाइज करना होगा कि मैं किस में कितना टाइम दूंगा। थर्ड, आपकी अगर आप सोच रहे हैं कि संगीत से और संगीत विद्या से या किसी आर्टिस्ट कोई भी चीज़ से आप शुरुआत में पैसे कमा लो और उसी जी लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ इन द अर्ली। हाँ। बट आपको उस वक्त पे अपनी जॉब नहीं छोड़नी, जिस भी आप फील्ड में हो। हाँ, मतलब जब आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाए या आप इतने अच्छा गाने लग जाए या आपके गुरु आपको बोले कि हाँ, हाँ। तुम में वो बात है, तुम ये रिस्क ले सकते हो, या आपने बफर अमाउंट कुछ अमाउंट आपने जमा कर लिया हाँ। कि उससे आप 1-2 महीना चला सकते हो, तो आप एक चांस ले सकते हो। तो ये फोर्थ ऑप्शन तब रहेगा, जैसे हमने भी कहा, लास्ट ऑप्शन तब रहेगा तब आपका लेवल ऐसे इतना इंप्रूव हो जाए या आपका जो अमाउंट इतना इंप्रूव हो जाए कि आप उसको इन्वेस्ट करके अपना स्किल या अमाउंट। हाँ, क्यों राहुल जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती लोग म्यूजिक को मिस इंटरप्रेट करें। म्यूजिक में तो गया था, कुछ नहीं हुआ, बेकार गुरु के पास भी गया, पैसा भी गया ही। तो पहले ही भाई गुरु का चयन ऐसा करो। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, पानी हम लोग छान के पीते हैं, गुरु हम लोग मान के करते हैं। कैसे करें हम चयन? आपका क्या मतलब, आप कुछ एलिजिबिलिटी देखो, क्राइटेरिया? मैं तो ऐसे मिली मेरे गुरुजी से, बड़े गुरुजी ने छोटे गुरुजी तक पहुंचाया। अब ये एक स्ट्रगल रहता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, ये स्ट्रगल रहता है। गुरु में कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि कोई एक गुरु चयन के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ आपको लगता हो? मैंने अपना जो देखा था कि मुझे ऐसे गुरु चाहिए था जो सिर्फ सिखाए ना, जो अपना एक कलाकार भी हो। जो मुझे मिले मेरे गुरुजी तो कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों के। और क्योंकि इसमें एक ऐसे सादगी है, मुझे लगता है आपका अगर इनर माइंड है, इनर इंसाइट, अगर आप इसके लिए ध्यान करोगे कुछ, तो आपको ना सच्चाई और असत्य उसका थीन लाइन आप समझ जाओगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर आप ठीक गुरु के पास आए हो या नहीं, वो आप अपने आप ही समझ जाओगे। गुरु किस रवैया से आपको सिखा रहा है, या क्या आप जा रहे हो, आप कुछ सीख के आ रहे हो घर पे वापस, या आप सिर्फ जा आ रहे हो। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। देखो, पुराने ज़माने की बात में, पुराने ज़माने में गुरु बहुत शिष्यों को टटोलते थे। गुरु के गृह में काम करना पड़ता था। तो पुराने हम लोग अपने गुरु जी की जो गुरुकुल टाइप, हाँ, पहले तो 6 महीना साल भर वो अपना वो देखते थे, पेशेंस देखते थे तुम। पर मुझे लगता है समय के साथ साथ हम लोगों को चेंज होना चाहिए। आप एक गुरु को भी समझना है कि ये बंदा, ये लड़का आ रहा है कष्ट कर गया, ये लड़की आ रही है मम्मी से पॉकेट मनी लेके या पिताजी से पॉकेट मनी लेके या जॉब करके वहाँ से। मैं कुछ वीकर सेक्शंस के बच्चों को भी सिखाती हूँ, फीस लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ, जिस चीज़ का मोल नहीं दे पाओगे उसको लोग मिसयूज़ करते हैं। ये मैं मानती हूँ, मैं बार बार ये कोट कर रही हूँ, मेरा मानना है। एग्जैक्ट में ये तो बिल्कुल सत्य है। जिस चीज़ का मोल नहीं दे पाओगे उसको आप मिसयूज़ करोगे, उसको एज अ भंडारा ट्रीट करोगे आप। मतलब फ्री में 2-3 महीने बाद आपको लगेगा मैं कभी भी जाऊँ, मैम तो अवेलेबल है। तो पर मैं उनसे कम फीस लेती हूँ कि वो लोग सीखे, जितना उनका देने का क्षमता हो वो मैं। बट लोग म्यूज़िक को मिस इंटरप्रेट ना करें। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे गुरु का चयन ठीक नहीं हुआ, वो तो तुम समझ जाओगे। देखो, आज के दिन में कोई बुद्धू नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं, वो लोग तो ऐसे कपड़ों जैसे गुरु चेंज करते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तुम कलेक्शन के लिए मत आओ गुरु के पास, तो गुरु देगा तुम्हें। ठीक है, तुम अगर ऐसे शिष्य हो तो वो देगा तुम्हें। तो मुझे लगता है आप उसका भी ध्यान रखो कि मेरे गुरु के पास जाके अगर मैं जो सोच के मैं जा रहा था, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 6 महीना गया, चलो साल भर चला गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सेकेंड ऑप्शन के लिए सोचना चाहिए। गिव टाइम, अंडरस्टैंड, समझो। हाँ, पहले मत छोड़ो, पहले आप गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मुझे लग रहा है शायद आप थोड़ा देखिए। इतनी जल्दी इतने निर्णय पे ना आए। हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि लोग टाइम नहीं दे रहे ना, लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। लोग सोच रहे इनके पास इस घर आने के मटेरियल है, उनके पास उस घर आने के मटेरियल है, उनके पास उस घर, तो तुम तो मटेरियल कलेक्ट करते रहोगे सिर्फ। इसी से मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर और गुरु में अंतर क्या है, और एक गुरु और टीचर जब अंतर पाने के बाद जो बच्चों को समझाएगा, बच्चों को कराएगा और आजकल करा रहे हैं, क्या
पोजीशन चल रही है अभी। वो मैं आपको बताऊंगी इंटेलिजेंस एंड विजडम में क्या डिफरेंस है। आप समझ गए? बिल्कुल। इंटेलिजेंट पर्सन और विजडम जो है, विजडम है ज्ञान, वो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। आप इंटेलिजेंट शायद यंग एज में भी हो जाओ, पर विजडम, इनसाइड विजन, वो सब जब हम लोग, संगीत में तो टाइम लगता ही लगता है, नॉट ओनली संगीत, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आप अगर एक्टिंग करते हो, आप अगर थिएटर करते हो, बाप रे बाप थिएटर, आप समझ रहे हो, थिएटर से जो भी निकले हैं उनको अलग से तुम दिख जाओगे, मतलब वो लोग दिख जाते हैं अलग से। हाँ, बिल्कुल। भवन ईरानी जी हो गए, मनोज बाजपेयी नसीरुद्दीन शाह हो गए, मनोज बाजपेयी जी हो हाँ। गए, पंकज त्रिपाठी, जिनका भी नाम ले लो, पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी है, वो आजकल बहुत बहुत उभरते हुए कलाकार है। तो मैं उनसे भी, मैंने एक बार पूछा था, वो भी पहले जॉब करते थे, वो भी पहले थिएटर किए, उन्होंने जॉब किया, फिर उनकी मिसेस डाइटिशियन है, वो लोग अपना एक फिटनेस क्लब चलाते हैं। पूर्णेंदु जी इज़ ए वेरी, पूर्णेंदु भट्टाचार्य इज़ ए वेरी नोन फेस। वो बहुत सारे OTTs में उनके बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ आए हैं, उन्होंने किया। तो क्या होता है, थिएटर में बहुत टाइम लगता है, सेम कोई भी आर्ट एंड कल्चर में टाइम लगेगा। आपको वो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, आपको वो साहस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये पेशेंस, टीचर एवं गुरु कैसे इसको डिफाइन करें, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम समझेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, टीचर गुरु में अंतर क्या होता है? हाँ वही है इंटेलेक्चुअल और विजडम में। जैसे टीचर आपको टीच करेगा, आपको समझाएगा, आपको टीचिंग देगा, पर मेंटर वो आपकी ओवरऑल, जो मेरे पर्सपेक्टिव में जो है, वो आपका एक मेंटल, एक मतलब ओवरऑल ग्रोथ दिखता है। मेंटरशिप हम लोग बोलते हैं ना, आई एम ए मेंटर, कैसे कैसे साइकिल, कैसे कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट पे, इस पे बढ़ेगा, उस पे बढ़ेगा। हाँ, मेंटर आपको आपका सब कुछ लेके आपको ट्रेनिंग देगा, वो समझेगा आप किस स्थिति में हो। जैसे जो मैं पहले मैं पूछती हूँ, तुम जॉब करते हो, तुम एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो, आप कैसे फीस का जुगाड़ करोगे? आपको अगर मैं कल बोलूँ एक साल बाद आपको एक वीडियो करना है फॉर योर प्रमोशन, आप कैसे करोगे? तो मैं सब कुछ पूछती हूँ, क्योंकि उसका आसपास सब कुछ लेके आप उसको हेल्प। तो मुझे लगता है एक टीचर और मेंटर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, थिन लाइन डिफरेंस है। ठीक है मैम, उसको आपको अंदर से रियलाइज करना होगा। लास्ट आई बिलीव बहुत समय, बहुत टाइम और बहुत चीज़ें हैं और बहुत कहानियाँ हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगी बताते बताते। वो तो पूरा दिन फिर नहीं तो चलेगा। वो संघर्ष में बीच में पूछ रहा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, तब बता रहे हो आप। तो ये जो मैंने शुरुआत की थी कि मतलब ये जो आपने गायन गाया था, उसके पीछे आपका संघर्ष रहा, तो संघर्ष बहुत सारा रहा, कैसे कैसे आप आगे आए। लास्ट एडवाइस आई वांट, जैसे आपने एक एडवाइस दे दी है फॉर द पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आप जब किसी के पास सीखने जाते हो, आप हमेशा एक कोरा कागज़ दिमाग को ऐसे बना के जाओ। आप अगर, ये भी मैं स्टूडेंट को बोलूँ, बहुत क्वेश्चंस लेके जाओगे तो नहीं, आप एकदम सादा माइंड लेके जाओ गुरु के पास। जो क्वेश्चन है वो तो पुट करोगे आप, जैसे मेरा गला यहाँ नहीं है, या मैं तार सप्तक का रियाज कैसे करूँ, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, वो चैप्टर्स धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। तुम अगर बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ बहुत कुछ गुरु को टटोलने चले गए, कैसा ही देखते हैं, कैसा है देखते हैं, करते हैं बच्चे करते हैं, तो ये उल्टा पड़ जाएगा, दाव उल्टा हो जाएगा। तुम जस्ट गो विथ अ फ्लो, मीन्स अ क्लीन कैनवस इन योर माइंड। जैसे हम लोग आर्टिस्ट तो सादा कागज़ में, मतलब एक वाइट वो होता है पेज, जो आप छाप दोगे उस पर हम छप जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आप अगर आप सीखने के पहले लिए से ही बहुत कुछ इंप्रेशन बना के जा रहे हो, तो गुरु कहाँ छपवाएगा अपनी चीज़ें। मुझे किसी ने कहा था मैम, मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आप किसी के पास सीखने जा रहे हो या किसी संगीत, तो विद्यार्थी बन के जाओ, विद्यार्थी बन के जाओ। प्लस आप पहले दिन ही बोल दोगे कि अरे मुझे संगीत सीखने जा रहा हूँ, मुझे सारे काम आता है। अगर आप पहले ही बोल दोगे चीज़ आता है, तो आप सीख क्या रहे हो? आपका घड़ा पहले ही भरा हुआ है, तो आपका घड़ा खाली करके जाओ, बिकम वेरी ज़ीरो, तो आपको मिलेगा। एकदम एकदम। तो आई थिंक ये गिव अवे, और ये एक पॉइंट, आप कोई और पॉइंट जोड़ना चाहेंगे इसके साथ, जो एक स्टूडेंट के लिए, एक यूथ के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहा हो? हाँ, और एक चीज़ मुझे जितनी रेलेवेंट चीज़ें लग रहे हैं कि मान लीजिए आजकल घरानेदार संगीत बहुत कम लोग ही गाते हैं, सब लोग एक मिक्स फॉर्मेट गाते हैं। मैं उस्ताद रशीद खान साहब को बहुत मानती हूँ, वो भी हम लोग के बीच नहीं रहे, हम लोग उनको भी खो दिए, तो उनका गायन मेरे ऊपर बहुत प्रभाव, वो मतलब एक मिक्स्ड, ऐसा एक अपना स्टाइल बना लिया, हाइब्रिड,
एक सब कुछ अच्छा, उनके भी मैं बहुत सारे इंटरव्यू सुनती हूँ। अच्छा। मैं अपने गुरुजी की भी जब भी मैं फ्री बैठती हूँ मैं सुनती हूँ बैठ के। तो मेरा एक ये सजेशन होगा कि अपने गुरु जिनके पास भी आप सीखते हो सीखो, साथ साथ अच्छा ही सबसे लेने की कोशिश करो कि मेरा गुरु ये है तो मैं उनसे, हाँ, उनके परमिशन लो, अनुमति लो। फिर आप जैसे मेरे गुरुजी कभी आज तक नहीं रोके कि इनका मत सुनूंगा, मैं सभी का सुनती हूँ। फिर सबका जो, चलो। हाँ, सबके साथ चलो, सुनो। फिर आप अपने गले में कौन सा चीज़, जैसे मेरा जो हस्की वॉइस है, मैं थोड़ा ठुमरी दादरा ज़्यादा गाती हूँ, ठीक है, उसमें मैं अपने आप को बड़ा फ्रीली मैं गा पाती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत भी गाती हूँ बट लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा गाती हूँ, जिसको हम लोग उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहो, और गुरु की वचन मतलब पत्थर की लकीर है, ये मानना है। ठीक है। ये मानना है। और फिर गुरु जी से पूछो, भैया गुरु माता से पूछो इनका भी, या सुना उनको वीडियो दिखा के, मैं सोच रहा था कि मैं ये क्या सुन सकती हूँ, या इस बंदिश में ये मैं सुनूँ इस राग में, वो आपको गाइड कर देंगे। पर करो, संगीत में आगे बढ़ना है या किसी भी कला विधा में आगे बढ़ना है तो एवरी डे आपको निरंतर प्रयास करनी है, मैं रियाज करना पड़ेगा। प्रयास करना है। आप पेंटर है तो रोज रोज स्ट्रोक पे आपका डिपेंड करता है। आप तबला सीख रहे हो तो आपका, जैसे गुरुजी आपको तालीम दे रहे हैं, रोज़ तबला का अभ्यास। अगर आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उनका तो कट पड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इससे गुरु समझते थे कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। या फिर जैसे पंडित प्रतीक जी के बारे में, या कट पड़ जाता था, क्योंकि सितार जब बजाते हैं तो सभी का कट पड़ जाता है। तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ऐसा है सुंदर, मतलब तुम बजाते ही नहीं हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो स्ट्रिंग का दाग कहाँ है, यहाँ बिल्कुल गड्ढा बन जाता है। मैम आई थिंक हमने जो एक एक्सपेरिमेंट और जो सीखना चाहता है, म्यूजिक मानना चाहता है, वो उसकी ज़रूर आए। सारी चीज़ें हमने डाल दी है, और आपने भी कहा ज़रूर आए। बहुत अच्छा स्कोप है, हाँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब हम लास्ट से चाहेंगे आपको जो आपका सुरभि नाम से आपका जो सुरभि नाम से मैं स्कूल है, हाँ। इसका विजन क्या अभी आगे चल के, और आपका विजन क्या म्यूजिक के लेके कुछ सालों में आगे चल के विजन क्या आपका? मेरे अनुभव ये है कि मेरा माध्यम है संगीत। संगीत के माध्यम से मैं हर कुछ करना चाहती हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे पुअर सेक्शन के बच्चों को सिखाना है, मैं वो भी जाऊँगी। संगीत के माध्यम से जैसे कोई संस्था है, उनके लिए गीत लिखना है, आरएसएस हो गए या कोई आर्य समाज मंदिर है, उनके लिए कुछ गाना है, मैं उसमें भी गाती हूँ। मैं माउंट आबू में जाके ब्रह्म कुमारी के लिए भी मैं 1-2 रिकॉर्ड करके आई हूँ। मैं संगीत के माध्यम से अपने आप को समर्पित करना चाहूँगी। हमने इसमें अपने एक लाइन भी कही थी कि चाहे ब्रह्म कुमारी हो या आरएसएस हो, आप किसी जुड़े नहीं हो, मतलब किसी के आप मेंबर नहीं हो, बट यू आर मैं फॉलो करती हूँ, मैं मन से मानती हूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छा ही लेने की कोशिश करती हूँ। उसका जो स्ट्रिक्टनेस है या कठोर जो वो है, उसको ना लेके तुम उसकी जो अच्छाई बात है उसको लो, उसको समेटो, उसको लेके आगे चलो। तो मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाती हूँ। आपके एक आपने फाउंडेशन बताया था, मिट्टी फाउंडेशन के बारे में कुछ बता रहे थे आप? बिल्कुल। मिट्टी फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग के कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूज़िक, इन सब को लेके बहुत अच्छे मंचों पे हम लोग प्रोग्राम आप करते हैं। उसमें मैं उसका जो कल्चरल विंग है उसको मैं हेड करती हूँ। अच्छा। तो उसकी जो म्यूज़िक रिलेटेड जो भी डिसीजन है मैं लेती हूँ उसमें। फाउंडर मेंबर्स आर वेरी ग्रेट। वो लोग चंदन भैया है, संगीता जी है और प्रमोद जी है, वो लोग चलाए हैं मिट्टी फाउंडेशन में। मिट्टी का खुशबू लेके वो लोग आए और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हम लोग बाहर से भी जो किसी कारणवश बाहर बस गए, वो लोग मिट्टी की खुशबू को, वहाँ सुगंध को लेके गए। जैसे कल्चर से गिरमिटिया एक कम्युनिटी है बिहार के, तो उसके एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो वो उनके 2-3 जनरेशन पहले वो लोग नेदरलैंड वहाँ पे रिलोकेट कर गए थे, शिफ्ट कर गए थे। हम लोग उनको बुलाए थे 2-3 साल पहले। तो वहाँ पे विदेश में उन्होंने बिहार के संगीत को या गिरमिटिया जो कम्युनिटी है उसके संगीत को कैसे जी के रखा है। हम लोगों ने बोला आप लोग इधर आइए और प्रोग्राम दीजिए। तो एक शाम उन लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम दिया था। मैं उन सबके साथ मैं डील करती हूँ। मैं बेसिकली सजेशन देती हूँ कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो उस विंग को मैं हेड करती हूँ मिट्टी फाउंडेशन। मतलब आपका भी जीवन और आपका हर चीज़, आपकी सांस, आपकी म्यूजिक के लिए निछावर भी। हाँ, और सुरभि म्यूजिक के बारे में आपने बताइए। मेरी और एक बच्चा है, मेरी बेटी है आर्या भद्रीजा, और इसको भी मेरा जो स्कूल है उसको भी मैं अपनी बच्चा ही मानती हूँ। इसमें मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स और आए मुझसे और सीखे, जो मेरे पास है वो मैं दे जाऊँ।
जो मुझे गुरुजी से मिला है मैं वो सब दूँ, और जो जिस मतलब सोच को लेके आएंगे, किसी को सरकारी जॉब लेना है। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं जो बिहार गवर्नमेंट में अभी सरकारी स्कूल में जॉब करते हैं, क्या सीख बात के गए हैं, और उस कंडीशन मतलब सर्टिफिकेट करके गए, उन लोगों को मिला। तो अगर कोई वो, मैं फिर उनको उस दिशा में सिखाऊंगी। अगर कोई प्रोफेशनल सिंगिंग में जाना चाहता है, फिर मैं उनको उस दिशा में सिखाऊंगी। कुछ कुछ बच्चे आते हैं जिनका मन में, आँखों में सपना है कि हम लोग इंडियन आइडल में या ऐसे कुछ बड़े मंच पे आना चाहे। बड़े मंच पे आए, हाँ। या हम लोग कंपटीशन में जाए सिंगिंग। बहुत सारे ऐसे सिंगिंग कंपटीशन में मैं खुद जजमेंट करती हूँ। यहाँ पे द्वारका में होता है म्यूज़िक हॉर्न, उसमें पंकज भाई है, सनी भाई है, ये दोनों दोस्त हैं, संगीत के बड़े अच्छे समझदार हैं वो लोग, ये लोग चलाते। उनके 2-3 सीज़न से मैं ही जजमेंट करती हूँ। क्या बात है। उनका, पर वो दोनों भाई भी मतलब दोस्त भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशंस करवाते हैं। अब म्यूज़िक का भी करवाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल का भी करवाते हैं। तो मैं अपने आप को हर तरफ संगीत की ओर संगीत के माध्यम से क्या बताऊँ आपको, दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरे सुगंध हर तरफ जाए। इसीलिए शायद मैंने सुरभि नाम रखा था मेरे स्कूल का। सुरभि म्यूज़िक, सुरभि संगीत जो मैम ने चलाया है, और जो संगीत के माध्यम से अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने सोच को पहुंचाना चाहती है मैम। तो हमने बातें की, संघर्ष की हमने बातें की, कैसे आपको बनना है, कैसे आपको बढ़ना है, कैसे इस फील्ड के अंदर आना, और इसके अंदर स्कोप है। स्कोप तो ज़रूर ये है, ज़रूर है। बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट और वास्ट वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, फॉर गिविंग टाइम कि जी वीडियो बनाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू।